वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लव फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। एक बच्चे से मैं बात कर रहा था तो उसके द्वारा बोला गया कि सर बार बार एग्जाम में फेल हो जा रहा हूँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने पूछा कि लास्ट टाइम जब फेल हुए थे और अब की बार जो फेल हुए हैं, तो लास्ट टाइम के जो फेलियर था उससे क्या सीखा जो कि तुमने अब की बार इंप्लीमेंट किया। यानी कि उनसी कैसी कौन कौन सी गलतियां थी जो तुमने लास्ट टाइम की थी और तुमने अब की बार रिपीट नहीं की है। तो बंदा जो था वो एकदम चुप हो गया। उसने बोला कि सर मैं तो बस मेहनत करता हूँ, बहुत लंबे समय तक पढ़ता रहता हूँ, कई कई घंटों तक पढ़ता रहता हूँ और जितना ज्यादा हो सके सारी चीजें कवर करने की कोशिश करता हूँ। मैंने फिर से उससे रिपीटली यही क्वेश्चन पूछा कि तुम ये बताओ कि आज तक का जो भी तुम फेल हुए जितनी भी एग्जाम में, उसमें से नेक्स्ट एग्जाम में तुमने कौन सी ऐसी चीजें थी जो तुमने इंप्लीमेंट की है, जो गलतियां तुमने सुधारी है। तो फिर से वो ब्लैंक हो गया। तो देखिए, अगर आप लोग आज के डेट में जो भी कर रहे हैं ना, और जिस तरीके से आप लोग चल रहे हैं और जो आप लोगों के पास में है, अगर फ्यूचर में भी आप लोग उसी पैटर्न पर चलते रहेंगे तो जितना आज आप लोगों के पास में है बस उतना ही रहेगा, बल्कि उससे भी कम होता चला जाएगा। अगर आप लोग अपनी गलतियों से नहीं सीखोगे, अगर आप लोग अपने साथ में एक प्रोग्रेसिव थॉट नहीं रखोगे, क्योंकि देखिए चीजें ऐसी हैं कि जैसा कर रहे हो वैसा उतना ही मिलेगा। अगर कुछ अच्छा करना है तो उसके लिए आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा। एक जो जोन है आप लोगों का जिसमें आप लोग 24 घंटे रहते हैं, उसमें से बाहर निकलना पड़ेगा। तो इसलिए यहां पर बोला गया है, इफ यू वांट समथिंग यू नेवर हैड, यानी कि ऐसा अगर कुछ चाहते हैं जो आप लोगों के पास में कभी नहीं रहा है, तो कुछ ऐसा आप लोग करना पड़ेगा जो आप लोगों ने कभी नहीं किया है। तो यही ज्यादा जरूरी है, तभी आप लोग चीजों को ढंग से आगे लेकर चल पाएंगे। आज का जो आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन है, ये है गल्फ ऑफ इंडिया। जाकर मैप में नहीं हारेगा कहां पर ये लोकेटेड है, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए है आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। आज आप लोगों को लेक्चर सुनकर मजा आ जाएगा, काफी कुछ ऐसा जानने को मिलेगा जो शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा, ठीक है। क्योंकि कई सारी ऐसी चीजें हैं जो डेली नहीं आती हैं और उनसे आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिलता है डे बाय डे। तो वो चीजें हम लोग यहाँ पर फोकस करने वाले हैं। आइए नजर डालते हैं कौन से आर्टिकल हम लोग को डिस्कस करने हैं। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और कई सारे बच्चे बोले सर इंट्रो बहुत लंबा दे देते हो, बाद में डिस्कस करना होता है, तो इंट्रो ज्यादा लंबा मत दिया करो। चलिए ठीक है, थोड़ा सा उसको कम कर लेंगे जिससे कि आप लोग फिर आगे आर्टिकल तो सुनने को मिलेगा। तो हल्का सा एक बता दिया करूंगा। हमारी कंट्री की फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा अभी यहाँ पर कुछ पॉइंट बताए गए जिनको लेकर जो सिचुएशन है उसको सुधारने की कोशिश की गई है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो ये आर्टिकल है, कुछ पॉइंट है जो हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर इजराइल जो पैलेस्तीन को लेकर अभी बहुत लंबा इश्यू रहता है, तो यहाँ पर जो रिसेंटली अभी यूएई इजराइल के बीच में जो अभी एक अब्राहम अकॉर्ड देखने को मिला, उसके बारे में बात की जा रही है। तो आर्टिकल के ऊपर नजर डालेंगे। ये अर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में जो इश्यू है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर बनेगा, इंडिया के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, ठीक है। तो इंटरनेशनल रिलेशन में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो नजर अच्छे से डालेंगे। कोविड-19 से लड़ने के लिए सबको साथ में आना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी काम करना पड़ेगा, सिविल सोसाइटी को काम करना पड़ेगा, इसी के साथ में जो भी एनजीओ वगैरह है या फिर इंडिविजुअल हैं उनको भी सामने आना पड़ेगा अगर सिचुएशन सुधारना चाहते हैं। यानी कोविड-19 के बारे में कि वैसे नॉर्मल कंडीशन नहीं बन पाएगी, ठीक है। ये पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये आर्टिकल नहीं डिस्कस करेंगे। आरटीआई के बारे में एक इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसके बारे में भी हम लोग नजर डालेंगे। ये भी काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है क्वाड के बारे में, ठीक है। तो इसके ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे। ये है डेटा पॉइंट और ये है आज का कार्टून। बाकी सारे लेक्चर की पीडीएफ एक जगह इकट्ठी मिल जाएगी आप लोगों को, यहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरे साथ आप लोग ट्विटर और यहां पर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी कनेक्ट रह सकते हैं। तो सबसे पहले कार्टून है आप लोगों के सामने। कार्टून के बारे में आप लोग बताइए कि आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। बेसिकली 40 से लेके 50 शब्द आप लोग लिखेगा और कई सारे बच्चे काफी अच्छे से लिख रहे हैं, काफी अच्छा लगता है, दिल खुश हो जाता है जब आप लोगों के लिखे हुए एक एक्सप्लेनेशन में देखता हूं। तो कौन कौन क्या क्या है यहाँ पर, इसके बारे में भी आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। ये कौन है जो वोट के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ पर इनके पूंछ में आग लगाई जा रही है चिराग के द्वारा। तो ये चिराग कौन है, ठीक है, रिसेंटली अभी न्यूज में भी थे ये। तो इनके बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू आप लोग लिखिएगा। 40 से 50 शब्द आप लोग लिख सकते हैं। और अगर किसी ने पहली बार ये लिखना ट्राई कोशिश की है तो देखिए, अगर गलती होती है तो उसको दिल पे मत लीजिएगा, ठीक है। कोई भी मां के पेट से सीखकर नहीं आता है, ओके। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के सामने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। 200 से 250 शब्द में लिखेगा। अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं 100 से 150 शब्द में। और किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसको निबंध के तरीके से आप लोग ले सकते हैं, एसएससी या फिर बैंकिंग के लिए अगर आप लोग देख रहे हैं तो, ठीक है। तो यहां पर बात की जा रही है ग्रोइंग पाकिस्तान और चाइना तुर्की इन्फ्लुएंस। यह है कॉकेसस जो रीजन है उसमें, तो इंडिया के लिए कंसर्न का रीजन है। तो ये आप लोगों को इसके ऊपर कमेंट करना है। तो ये कौन सा रीजन है कॉकेसस, इसके बारे में हम लोग पहले जानेंगे और फिर देखेंगे आखिर ये आर्टिकल क्यों न्यूज में है और आखिर क्या इसका मतलब बन सकता है, ठीक है। इस पर्टिकुलर रीजन के लिए मैं आप लोगों को मैप पर लेकर चलता हूं और इससे भी क्या आप लोग इसको देखिए थोड़ा डिटेल में आप लोग समझ पाएंगे। ये हो गई अपनी प्यारी कंट्री बीचों बीच में, ठीक है। थोड़ा इसको जब आप लोग जूम करेंगे तो ये मैप आप लोगों के सामने निकल कर आएगा।
ये मैप जो है यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देखिए, ये ऊपर आएंगे थोड़ा तो आप लोगों को यहाँ पर कैस्पियन सी देखने को मिल रहा है बीचों बीच में, ठीक है। ये पर्टिकुलर रीजन थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं उसको, यहाँ पर कैस्पियन सी दिख रहा होगा ये आप लोगों को, थोड़ा सा इधर आएंगे और ये ब्लैक सी दिख रहा होगा। तो कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में जो कंट्रीज हैं यहाँ पर, जैसे अर्मीनिया हो गया, अजरबैजान हो गया, ये सारी कंट्री जो आप लोग यहाँ पर देखने को मिल रही है, इस पर्टिकुलर रीजन को हम लोग नाम से जानते हैं यहाँ पर, जिसको बोला गया है कॉकसस रीजन, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने आप लोगों से बोला है यहाँ पर ये पर्टिकुलर रीजन है। तो कौन कौन सी कंट्रीज में आप लोगों को देखने को मिलती हैं, तो अर्मीनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया और जो सदर्न रसिया है वो आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। तो ये पर्टिकुलर रीजन है जिसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक साइड में ब्लैक सी हो गया और दूसरी साइड में कैस्पियन सी हो गया। तो अपनी कंट्री कंपेयर में आप लोग हमेशा देखा कीजिए, तो हमारी कंट्री हो गई ये, और यहां पर ये हो गया कैस्पियन सी, ये हो गया ब्लैक सी। तो इसके 20 वाला जो रीजन है इसके बारे में हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी यहां पर इसको रीजन को थोड़ा सा और डिटेल में आप लोग देखिए, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहां पर अर्मीनिया और अजरबैजान ये दो कंट्री ऐसी हैं जिनके बीच में झड़प है, यहां पर लड़ाइयां हैं, जिसके बारे में ये आर्टिकल है। इसको समझने के लिए आप लोगों को पहले यहां पर इस पर्टिकुलर जो एरिया है उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी, जब आप लोग आज की डेट में इसको कनेक्ट कर पाएंगे आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। यहां पर एक पर्टिकुलर एक एरिया है जिसको नार्गो काराबक रीजन के नाम से आप लोग जानते हैं। कहां पर है ये मैप में आप लोग देख लीजिए, ये हो गया यहां पर अजरबैजान और ये हो गया अर्मीनिया। तो ये जो वाला रीजन है जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, रेड वाला जोन जो है यहाँ पर, इस पर्टिकुलर रीजन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर जो रीजन है ये रिसेंटली दोनों के बीच झड़प का रीजन है। ये जो रीजन है, इस रीजन में जो 95% जो लोग हैं वो अर्मीनियन एथनिक हैं, यानी कि अर्मीनियन मूल के लोग हैं, जो इन्हीं के द्वारा यहां पर ये कंट्रोल नॉर्मली होना चाहिए था और कंट्रोल किया था, पर लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर ये अजरबैजान का पार्ट माना जाता है, ठीक है। तो ये यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में अगर रिलीजियस कम्युनिटी के बारे में बात करिए तो अर्मीनियन एक क्रिश्चियन मेजोरिटी कंट्री है और जबकि अजरबैजान जो है वो एक मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है। तो अगर मैं आप लोग को थोड़ा सा अपनी कंट्री के साथ में आप लोग ऐसे कंपेयर करूं यहां पर, तो आप लोग इसको जम्मू एंड कश्मीर के साथ में थोड़ा सा देख सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर जब हमारी कंट्री में एक राज्य हुआ करता था और जो हमारी कंट्री में राजा हरि सिंह थे उस टाइम पर वो एक हिंदू लीडर थे जम्मू एंड कश्मीर एरिया के, जबकि मैक्सिमम जो पॉपुलेशन थी वो वहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन थी, ठीक है। तो इस तरीके की कंडीशन आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो कई जगह ऐसी सिचुएशन देखने को मिल जाती है कि जो लीडर है वो अलग कम्युनिटी का है वहां पर और जो नॉर्मल कम्युनिटी है वो दूसरी है। तो इसके चलते कई बार वो जो है उसको सपोर्ट नहीं मिल पाती है, तो ये भी झड़प का रीजन बन जाता है। तो आज की डेट में जो यहां पर ये कम्युनिटी है, ये कम्युनिटी तो है मेजोरिटी यहां पर क्रिश्चियन, पर लेकिन मुस्लिम जो है वो यहां पर जो मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है वो इसको कंट्रोल करती है। तो डोमेस्टिक जो पॉलिटिक्स है दोनों कंट्री की, तो कहीं ना कहीं टाइम टू टाइम पॉलिटिकल रीजन की वजह से इसमें आग लगती रहती है। जैसे आप लोगों को पता है आज के डेट में अगर इलेक्शन होने लगे तो रिलीजन के नाम पर, कास्ट के नाम पर हमारी कंट्री में भी कई सारी बातें आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं कि हाँ ये आपके रिलीजन का है इसको वोट देना, ये हमारी कास्ट का है इसको वोट देंगे। और ये हमारी कंट्री में नहीं होता है ओनली, ये आप लोगों को यूएसए के इलेक्शन में भी देखने को मिलेगा, पाकिस्तान के इलेक्शन में भी देखने को मिलेगा। तो हर जगह ये इस तरीके की चीजें होती हैं कि वोटर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है ताकि उनके फेवर में आकर वोट डालें। इसकी थोड़ी हिस्ट्री में अगर आप लोगों को बताऊं तो और अच्छे से आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आएगी। 1920 में जो यहां पर जिसके बारे में मैंने आप लोगों से बात की, यहां पर नगरोना कारबक जो रीजन है ये एक ऑटोनोमस रीजन स्टैब्लिश किया गया था विद इन अजरबैजान, ठीक है, बाय द सोवियत यूनियन। तो सोवियत यूनियन जब आप लोगों को पता है सोवियत यूनियन जो कि पहले एक तरीके से यूएसआर जिसको बोलते हैं इसका विघटन हो गया आज के डेट में और रसिया एक अलग कंट्री निकल कर आया, तो इसको इसके अंदर एक ऑटोनोमस रीजन माना गया। 1988 में यहां पर जो ये पर्टिकुलर रीजन है इसके द्वारा रिजोल्यूशन पास किया गया कि भैया हम लोग मैक्सिमम जो है हम क्रिश्चियन मेजोरिटी के लोग हैं, तो हम लोग यहां पर अजरबैजान के साथ में नहीं रह सकते, हमको अर्मीनिया के साथ में जाकर जुड़ना है। तो यहां पर जो इनका ये लेजिस्लेचर जो इनके द्वारा पास किया गया उसका कोई इंपैक्ट ज्यादा पड़ा नहीं, ठीक है। तो फिर जो 1991 में ऑटोनोमस रीजन ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि हम लोग किसी को भी ज्वाइन नहीं करना चाहते, इनके द्वारा रेफरेंडम किया गया कि हम लोग इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे हमारी कंट्री में जब हमारी कंट्री में सारे जो राज्य को मिलाया जा रहा था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किए जा रहे थे, तो उस टाइम पर आप लोग कंडीशन देखने को मिली थी बेसिकली कि हमारी कंट्री में सेम पैटर्न यहां पर सामने निकल कर आया था, ठीक है। तो उसी के बारे में आप लोग यहां पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहां पर भी वही हुआ कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर ने बोला था कि मैं इंडिपेंडेंट रहना चाहता हूं, तो इनके द्वारा भी कुछ ऐसे फंडा निकलकर सामने आया। और वही एक बहुत बड़ा रीजन है आज के डेट में जिसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जम्मू एंड कश्मीर बहुत बड़ा रीजन बना रहता है यहाँ पर टेंशन का। अभी उसका रिलेशन आप लोगों को आर्टिकल के एंड में भी देखने को मिलेगा, सेम पैटर्न जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया।
तो 1988 में जब यहाँ पर दोनों रीजन के द्वारा यहाँ पर रिजोल्यूशन पास किया गया और मना कर दिया 1991 में, फिर इनके द्वारा बोला गया इंडिपेंडेंट रहेंगे हम लोग और बाइकआउट किया अजरबैजान का। पर लेकिन ऐसी कंडीशन जो है वो लंबे समय तक चल नहीं पाई और दोनों के बीच में वॉर हो गई। तो ये जो दोनों के बीच में लड़ाई हुई, इसको फिर शांति में रखने के लिए यहाँ पर रसिया आया और रसिया ने फिर दोनों को बोला शांति में रहो, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, फालतू में टेंशन क्रिएट मत करो, और सीज फायर डिक्लेयर किया गया। तो 1994 से लेके सीज फायर चल रहा था, पर लेकिन इतने लंबे समय से चीजें जो है नॉर्मल नहीं रहनी होती हैं, फिर किसी न किसी रीजन को झड़प हो जाती है और फिर ऐसा यहां पर देखने को मिला 2016 में। 2016 में फिर से झड़प हो गई यहां पर और एक 4 डे वॉर दोनों कंट्री के बीच में हुई। पास्ट में अगर आप लोग एक दोनों की हिस्ट्री उठाकर देखोगे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी जान जा चुकी है इन दोनों कंट्री की झड़प के बीच में। तो इसकी वजह से यहाँ पर कई बार जो यूएन है वो भी बोलता है कि यहाँ पर आप लोग दूर रहिए, यहाँ पर थोड़ा सा जो वो कंट्री है जो यहाँ पर हथियार सप्लाई करती हैं। देखिए आज के डेट में एक सबसे बड़ा फंडा पता है क्या है, अगर दो कंट्री की लड़ाई हो रही है तो आप लोगों ने देखा होगा पावरफुल कंट्री उसके पास में आकर खड़ी हो जाती है। जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई होती है, ठीक है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इंडिया के साथ में यूएसए आके खड़ा हो गया और पाकिस्तान के साथ में आके चाइना खड़ा हो गया। इनका फायदा क्या है? इनका फायदा यह है कि अगर कल को लड़ाई होती है तो हम लोग यूएसए से हथियार खरीदेंगे, इसीलिए पाकिस्तान में अगर प्रॉब्लम होती है तो चाइना उसको हथियार बेचेगा। तो बेसिकली ये अपनी मार्केट को बढ़ाने का काम करते हैं। सीरिया में लड़ाई हो रही है, यूएसए भी जाकर कूद गया, रशिया भी जाकर कूद गया, क्यों? क्योंकि उनको अपनी हथियारों की जो मार्केट है वो बढ़ानी है, तो उनको पैसा कमाना है। जितने ज्यादा लोग बढ़ेंगे, जितनी ज्यादा टेंशन होगी, उतना ही ज्यादा उनका व्यापार बढ़ेगा। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लोगों को कोई डरा डरा कर एक तरीके से परेशान करने की कोशिश करता है, खासकर अल्लाह के नाम पर, भगवान के नाम पर, गॉड के नाम पर। तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में मैक्सिमम लोग हुए हैं, जैसे आप लोगों ने मूवी देखी होगी ओ माय गॉड, उसमें बोला है कि यहां पर जो लोग आते हैं ना वे गॉड लविंग पीपल नहीं है कि वो भगवान से प्यार करते हैं, वे गॉड फियरिंग पीपल है, यानी कि वे वो लोग हैं जिनको ये लगता है कि भगवान हमारा बुरा कर देगा। तो ये वो लोग हैं, यानी कि भगवान से, अल्लाह से, गॉड से प्यार करने वाले लोग मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में नहीं जाते हैं। वे डरते हैं कि हमारे साथ में कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए हम लोग भगवान अल्लाह गॉड के गुरुद्वारे के हम लोग शरण में जाते हैं। अगर वो प्यार करते तो क्या वो इस तरीके से कभी इस तरीके की प्रॉब्लम में परेशान रहते? आप लोगों को लगता है कि जैसे आप लोगों के पेरेंट्स से आप लोगों से प्यार करते हैं, क्या आप लोग डरते हैं उनसे कभी? जिन्होंने आपको पैदा किया वो आप लोगों को साथ में कुछ गलत कर सकता है। तो हमेशा इंसान जो है वो अपने कुकर्मों की वजह से, अपनी बुरी हरकतों की वजह से प्रॉब्लम में फंसता है और फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा इनमें आप लोगों को जाता हुआ वो नजर आएगा। तो इसका सीधा सीधा पर्पज यहां पर यह है कि वो गॉड लविंग पीपल नहीं है, गॉड फियरिंग पीपल है, इनके डरते हैं कि भगवान हमारे साथ में कुछ गलत न कर दे। तो यही कंडीशन आप लोग कई जगह देखने को मिल जाती है। तो यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो कंट्री हमेशा उन एरिया में जाकर अपना मजा लेती है जहां पर इनको हथियार बेचने होते हैं। तो रसिया, इजराइल और कई सारी कंट्री आर्म सप्लाई कर रही है यहां पर दोनों कंट्री को, जबकि यूएन जो है वो यहां पर बोलता है कि इन सब चीजों से दूर रखना है। तो यहां पर ये आज की डेट में बोलते हैं कि इसमें शांति बनाकर रखनी है, दूसरी कंट्री को अपनी रोटी नहीं सेकनी चाहिए, यहां पर शांति बनाकर रखनी चाहिए, जो कि काफी ज्यादा जरूरी है। तो इसी के चलते अगर मैं आप लोगों से यहां पर बात करूं, इंडिया के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके साथ में जो रिलेशन मैंने आप लोगों को भी बोला, इंडिया पाकिस्तान खासकर जम्मू एंड कश्मीर को लेकर जो झड़प रहती है, बिल्कुल ऐसे आप लोग यहां पर बोल सकते हैं कि अर्मीनिया और इसके साथ में अजरबैजान को लेकर, इस पर्टिकुलर रीजन को लेकर झड़प रहती है, ठीक है। अब यहां पर इसके बारे में आप लोगों से समझाने की आप लोग कोशिश करूंगा। यहां पर देखिए अर्मीनिया जो है, यहां पर मैंने अभी आप लोगों को बोला क्रिश्चियन जो डोमिनेटेड एक तरीके से कंट्री है यहां पर, ठीक है। तो लेक 7 आप लोग यहां पर याद रखते हैं, ये यहीं पर है, ठीक है, अर्मीनिया के अंदर में। अजरबैजान जो है ये एक मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है। तो जब भी यहां पर इसका हक यहां पर बात करते हैं, यहां पर नागरोना करबख रीजन के बारे में, तो यहां पर हमेशा पाकिस्तान बोलता है कि ये जो रीजन है ये अजरबैजान का है, ठीक है। और इंडिया जो सपोर्ट करता है, इंडिया सपोर्ट करता है अर्मीनिया को। तो ये काफी बड़ा रीजन है कि यहां पर एक तरीके से जब यहां पर अगर इंडिया और पाकिस्तान के सपोर्ट को देखें तो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाते हुए नजर आते हैं। अगर हम लोग इंडिया और अर्मीनिया के बारे के रिलेशन के बारे में बात करें तो ये भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसके बारे में आइडिया रखेगा। एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये आर्टिकल में मत ढूंढिएगा, कभी आर्टिकल में ढूंढे आप लोग, ये इसके किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है वो मैं समझाऊंगा आप लोगों को। इंडिया अर्मीनिया जो है, यहां पर इंडिया अर्मीनिया बायलैटरल कोऑपरेशन देखने को मिला, जिसके चलते दोनों के जो रिलेशन है उसमें अच्छी खासी ग्रोथ निकल कर आई। हमारी कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा विजिट किया गया यहां पर अर्मीनिया के अंदर 2017 में, ठीक है। अर्मीनिया के अंदर जो येरेवन रीजन है यहां पर विजिट किया गया। इसी के साथ में अर्मीनिया को हमारी कंट्री के द्वारा अर्मीनिया को बेचा गया स्वाति मिसाइल रडार। ये क्या है? बेसिकली एक तरीके की वेपन लोकेटिंग रडार है जो हमारी कंट्री में बनाई गई, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जो बेसिकली इसके द्वारा ये रडार डेवलप की गई और इसको अर्मीनिया को बेचा गया, ठीक है। तो ये रडार सिस्टम हम लोगों ने मार्च 2020 में अर्मीनिया को दिया। अर्मीनिया में जो मैनी इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं वो अर्मीनिया में मेडिकल जो यूनिवर्सिटी है वहां पर स्टडी करते हैं, और फिलहाल अभी इंडियन जो लेबर माइग्रेंट हैं वो भी काफी लार्ज स्केल पर अर्मीनिया के अंदर काम करने जा रहे हैं, यानी कि हमारी कंट्री के बहुत सारे लोग जो हैं अर्मीनिया में काम करने के लिए आज के डेट में जा रहे हैं।
अर्मीनिया के इंडिया के साथ में क्लोज रिलेशन है, तो अर्मीनिया को हेल्प मिलती है इससे काउंटर करने के लिए अजरबैजान, पाकिस्तान और तुर्की। यानी कि तुर्की भी आप लोगों को पता है हमेशा हमारे अपोजिट में रहते हैं, और पाकिस्तान भी, ये दोनों हमेशा अजरबैजान को सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए हमारे फायदे की चीज, ये हमारे फायदे के लिए भी है अर्मीनिया, क्योंकि अर्मीनिया हमारे रीजन को सपोर्ट करता है, जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में, और इसी के साथ में यहाँ पर पाकिस्तान को और इसी के साथ में तुर्की को काउंटर करने के लिए हम भी अर्मीनिया को सपोर्ट करते हैं। तो एक तरीके से दोनों के बेनिफिट के लिए यहाँ पर काम होता है। तो क्या अजरबैजान के साथ हमारे रिलेशन बुरे हैं? बिल्कुल नहीं। अब अजरबैजान के बारे में जानते हैं। इंडिया इज ए पार्ट ऑफ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये क्या है, इसका समझ लेते हैं हम लोग कहां पर है। ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है जो है मुंबई को, ये यहां पर ईरान के थ्रू होता हुआ, जो चाबार पोर्ट के बारे में हम लोगों ने डेवलप किया था, मॉस्को से होता हुआ यूरोप को कनेक्ट करता हुआ, यहां पे ये रेड सी से होता हुआ, यहां से सॉरी ये मेडिटेरेनियन सी से होता हुआ, फिर ये पर्टिकुलर रीजन आकर आप लोगों को यहां पर कनेक्शन देखने को मिलेगा। तो जिस तरीके से चाइना का रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव है, इसी तरीके से हमारा ये एक इनिशिएटिव आप लोगों को देखने को मिलता है जिसमें इंडिया काफी बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, तो मेडिटेरेनियन सी हो गया, रेड सी हो गया, तो इस तरीके से ये सारा रीजन को कनेक्ट कर हम लोग एक कनेक्टिविटी बनाते हैं। तो अजरबैजान जो है वो उसका पार्ट है, ठीक है, और इंडिया भी पार्ट है। तो मल्टीलेटरल जो ये फ्रेमवर्क है जिसमें शिप, रेल और रोड रूट मूविंग, ये खासकर जो सामान अगर लेकर जाना है, खासकर इंडिया, अफगानिस्तान, अजरबैजान, रसिया, सेंट्रल एशिया और यूरोप के साथ में कनेक्टिविटी की बात करते हैं, तो ये काफी बड़ा रीजन है। अजरबैजान जो है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, जिसका इंडिया भी मेंबर है, और इंडिया और पाकिस्तान के द्वारा इसको 2017 में ज्वाइन किया गया था। आप लोगों को यह बताना है वो 2017 की जो मीटिंग हुई थी वो कहां पर हुई थी, जब इंडिया और पाकिस्तान इसका मेंबर बने थे, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। और आज के डेट में टोटल इसमें कितने मेंबर हैं, तो ये होमवर्क है जो आप लोगों को जाकर सर्च करना है। 2018 में हमारी कंट्री के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो थे उनके द्वारा विजिट किया गया बाकू, अजरबैजान के अंदर में, और फर्स्ट एवर बायलैटरल विजिट थी यहां पर, जो कि इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के द्वारा अजरबैजान की देखने को मिली। हमारी कंट्री की जो इंडियन ओएनजीसी वेदास जो लिमिटेड है, ये कंपनी पर्टिकुलर, इसके द्वारा अजरी, चिराग, गुनसहली, यहां पर ये पर्टिकुलर जो एक इनका ऑयल फील्ड है, इसी के साथ में बाकू, तिब्लिसी, इस्तिहान, ठीक है, पाइपलाइन है, तो इसमें भी मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इनडायरेक्ट वे में बोलो आप लोगों को, तो यहां पर तो इंडिया और अजरबैजान जो है एनर्जी के फील्ड में भी काम कर रहे हैं। अजरबैजान जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है कश्मीर के इशू पर, ठीक है, और इंडिया जो सपोर्ट करता है अर्मीनिया को, जबकि अजरबैजान जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। तो पाकिस्तान जो है सेकंड कंट्री है आफ्टर, जो यहां पर तुर्की के बाद में, जो अजरबैजान को इंडिपेंडेंटली यहां पर डिक्लेयर करती है। और पाकिस्तान ओनली कंट्री है वर्ल्ड में जो अर्मीनिया को इंडिपेंडेंट स्टेटस नहीं मानती है, यानी कि अर्मीनिया को इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं मानती है। तो ये पूरा मुद्दा अगर आप लोग यहां पर देखिएगा तो हमारा भी यहां पर एंगल एक देखने को मिल जाता है, जिसके चलते आप लोगों से ऐसा क्वेश्चन बड़ी फ्रीक्वेंटली पूछा जा सकता है कि इस पर्टिकुलर रीजन में पाकिस्तान, चाइना क्या करता है, चाइना रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव है, तो उसके चलते चाइना अपना दबदबा यहां पर बनाने की कोशिश करता है अपने रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव के थ्रू। तो ये चाइना का बेसिक यहां पर पर्पज रहता है। ठीक है, तो इसके ऊपर आप लोग आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो के नीचे भी आप लोग आंसर लिख सकते हैं, और इसी के साथ में आप लोग आंसर लिख सकते हैं फेसबुक के ऊपर भी। ठीक है, तो फेसबुक के ऊपर अगर आंसर लिखना है तो उसका लिंक, आंसर राइटिंग ग्रुप का लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा, उसके ऊपर जाकर क्लिक कीजिएगा और फिर ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन फिर मैं उसको अप्रूव करूंगा, वहां पर देखूंगा कि आप लोगों ने जो क्वेश्चन मैंने पूछे वहां पर उसको ज्वाइन करने के लिए, एक्चुअली जैसे आप लोग उस ग्रुप पर जाएंगे और क्लिक करेंगे उस लिंक पर, तो ज्वाइन का बटन आएगा, आप लोग ज्वाइन का बटन जैसे ही दबाएंगे 3 क्वेश्चन खुलकर आप लोगों के सामने आएंगे। अगर उन 3 क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे कि हाँ किस तरीके से आप लोग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, तभी वहां पर मैं आप लोगों को अप्रूव करूंगा, क्योंकि वहां पर मुझे फालतू के मेंबर नहीं चाहिए, सीरियस मेंबर चाहिए जो अच्छे से वहां पर आंसर लिख सके। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा जरूरी है। तो ये था टोटल हमारा डिस्कशन जो इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर, जिसको यहां पर इस पर्टिकुलर रीजन में क्राइसिस भी बोला गया है। तो ये पर्टिकुलर आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन मैप बेस्ड भी बन सकता है। ठीक है, तो यहां से आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ओके, आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है काफी इंपोर्टेंट है, आप लोगों के सामने ये बात कर रहे हैं यहां पर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के बारे में। हमारी कंट्री में 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लाया गया। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का लाने का बेसिक पर्पज ये था कि हमारी कंट्री में जो जनता है उनको उनके राइट यानी कि उनके हक के बारे में पता चल सके क्या है, ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम उनको देखने को मिले, एक तरीके से कहीं पर भी उनको किसी इंफॉर्मेशन के बारे में जानना है तो तुरंत उनको उस इंफॉर्मेशन के बारे में पता चल सके। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी कुछ डेट है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जिसमें मैं एक बार पेपर देख रहा था, कोई उस क्वेश्चन पेपर में शायद राजस्थान पीसीएस का था, कहां का था मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, उसमें क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है डायरेक्टली। ये नहीं पूछा गया राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब आया था, उसमें पूछा गया राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है उसको कब इंप्लीमेंट किया गया था, कमेंस कब किया गया था। तो 3 डेट आप लोगों को याद रखनी है। इनेक्ट किया गया था 15 जून 2005 को, ठीक है, जो प्रेसिडेंट के द्वारा इसको असेंट दी गई थी 22 जून 2005 को, और ये इंप्लीमेंट किया गया 12 अक्टूबर 2005 को। ठीक है,
तो ये डेट भी पूछने गए थे यहां पर कि किस दिन इसको इनेक्ट किया था। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं, तो थोड़ा सा याद रखिएगा। ओके, आइए इसके बारे में अब यहां पर जानते हैं कि आर्टिकल में क्या क्या बात की जा रही है। तो राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी कि आप लोगों के पास में हक है कि आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन मिले, और ये हक आप लोगों को कौन देता है? हमारे संविधान में जो आर्टिकल 19 है वो आप लोगों को ये हक देता है। पार्ट थर्ड में जब आप लोग जाएंगे संविधान के अंदर, तो पार्ट थर्ड में फंडामेंटल राइट है, 12 से लेके आर्टिकल 35 तक आप लोगों को फंडामेंटल राइट देखने को मिलते हैं। इसके अंदर आर्टिकल जो 19 है वो आप लोगों को बात करते हैं यहां पर कि आप लोगों को राइट है फ्री स्पीच और एक्सप्रेशन का, आप लोगों को ये चीजें मिलेंगी, तभी आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। यानी कि ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलनी चाहिए, तभी आप लोग अपना ओपिनियन फॉर्म कर पाएंगे। अगर आप लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, उदाहरण के तौर पर आज की डेट में आप लोग वोट डालने के लिए जाते हैं, वोट डालने के लिए जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में आप लोगों को नहीं पता है कि किस क्वालिटी का ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, क्या इसने कोई मर्डर कर रखा है, क्या इसके ऊपर कोई रेप का चार्ज है, क्या इसके ऊपर कोई दूसरा कोई क्रिमिनल चार्ज लगा हुआ है, तो आप लोग उसके बेस पर अपना ओपिनियन फॉर्म कर पाएंगे। तो ये इंफॉर्मेशन आरटीआई के थ्रू आप लोग को यहां पर ये चीजें, अगर ऐसा कुछ मिलता है तो आप लोग जान पाएंगे। किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट निकली हुई है, तो आप लोग आरटीआई के थ्रू यहां पर जान सकते हैं कि किस तरीके से कितना फंड मिला हुआ है, आप लोग जिसके थ्रू कोई स्कीम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि आप लोग का हक है, इसलिए बोला गया राइट है आप लोगों के पास में। पर लेकिन अभी फिलहाल ये आर्टिकल क्यों लिखा गया, ये वर्स्ट फॉर्म में आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए आरटीआई का मतलब है कि आप लोग राइट टू इंफॉर्मेशन है जनता के पास में, ताकि गवर्नमेंट से वो सवाल पूछे। क्या गवर्नमेंट चाहेगी कि उसको किसी सवाल का जवाब देना पड़े? हाँ, वो बिल्कुल चाहेगी। अगर वो गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल सही गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो है वो एक तरीके से कुछ गलत हरकतें नहीं कर रही है, मान लीजिए अगर मेरे मन में कुछ गलत चीज नहीं है आप लोगों के लिए, तो आप लोग कुछ भी मेरे से पूछेगा तो मैं जवाब दूंगा। अगर मेरे मन में कुछ गलत चीजें हैं तो मैं चीजों को छुपाने की कोशिश करूंगा। तो हर एक इंसान अगर एक तरीके से बिल्कुल इंडिपेंडेंट, एक तरीके से वो नहीं कहते बिल्कुल खुली हुई किताब की तरीके से है, तो जिंदगी अगर खुली किताब की तरीके से है तो उसमें छुपाना क्या रह गया? तो यही बात बोली जाती है कि गवर्नमेंट जो है वो जनता के द्वारा चुनी गई है, तो उसको गवर्नमेंट को जनता के सामने खुली किताब की तरीके से रहना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी यहां पर बेसिकली आनी चाहिए। तो ये ट्रांसपेरेंसी वॉच डॉग भी इसको बोला जाता है, जिसके ऊपर कई बार अटैक होता रहता है। तो राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे संविधान में ये आर्टिकल 19 से निकाला गया है। इसी के साथ में अगर यहां पर आप लोगों को ये चीजें मिलेंगी, इंफॉर्मेशन मिलेगी, तभी आप लोग अपना ओपिनियन फॉर्म कर पाएंगे। अब यहां पर बात करते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन जो लो है यहां पर ये यूज किया जाता है, एक तो इंफॉर्मेशन उनको मिल जाए ताकि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर में। यानी कि अगर गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती है, उनको पता है कि जनता को इसके बारे में पता है, तो ढंग से डिसीजन लेगी। इसी के साथ में उनकी अकाउंटेबिलिटी भी रहेगी, उनको पता है अगर कुछ गलत किया तो फिर तुम्हारी खैर नहीं है। तो इसके चलते एवरी ईयर नियरली 6 मिलियन के करीब एप्लीकेशन जो फाइल किए जाते हैं आरटीआई को लेकर, ठीक है। तो 6 मिलियन का मतलब है लगभग 60 लाख के करीब आरटीआई फाइल की जाती है, ठीक है, एवरी ईयर, जो बहुत बड़ा नंबर आप लोग बोल सकते हैं। यानी कि 1 मिलियन में 10 लाख, 6 मिलियन में 60 लाख। तो ये मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज ट्रांसपेरेंसी लेजिस्लेशन इन द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लार्ज स्केल पर ये जो लेजिस्लेशन है, ये जो लॉ है, ये यूज किया जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। अगर बात करें नेशनल असेसमेंट के हिसाब से हम लोग चीजों को देखें, तो एक लार्ज पोर्शन जो है ये फाइल किया जाता है कई बार पुअर लोगों के द्वारा, ठीक है, मार्जिनलाइज लोगों के द्वारा, ताकि वो समझ सकें कि अगर कोई भी स्कीम वगैरह आ रखी है, क्या इंटाइटलमेंट है, क्या उनके बेसिक राइट हैं, उनके बारे में उनको चीजें मिल सके, ठीक है। स्पेशली अगर एब्सेंट उनको देखने को मिलती है उनकी ग्रीवेंस रिड्रेस, यानी कि अगर मान लीजिए उन्होंने बोला कि हमारा जो एमजीएनआरईजी यानी कि मनरेगा के थ्रू हमको यहां पर पैसा नहीं मिल पा रहा है, तो यहां पर कितना पैसा यहां पर आ रहा है और कितने लोगों को जॉब दी जा रही है, ठीक है। तो डिलीवरी में अगर कोई फेलियर हो गया है तो यहां पर आरटीआई के थ्रू इसको पूछ सकते हैं कि भैया ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है। और कोविड-19 क्राइसिस में यहां पर और ज्यादा यहां पर वाइडली यूज इसको किया जा रहा है कई सारी चीजों के लिए, कि गवर्नमेंट जो है मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करा रही है, वेंटिलेटर कितने हैं, आईसीयू के बेड कितने हैं, कई सारे लोग ये चीजें इंफॉर्मेशन जानने के लिए भी यहां पर आरटीआई का यूज कर रहे हैं। तो ये एक सही तरीका है। पर लेकिन यहां पर जो सबसे नेगेटिव चीज मुझे लगती है वो ये लगती है कि जनता को इन सब चीजों के बारे में पूछने के बाद में पता चलता है। आप लोग ये सारी चीज इंडिपेंडेंटली वेबसाइट पर प्रोवाइड क्यों नहीं करा देते हैं, ताकि जिसको देखना है अपने आप जाकर देख ले, आरटीआई के चक्कर में ना पड़ना पड़े। उसके लिए आप लोग एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ रहा है। तो किस लिए है ये सीधा सीधा इसलिए है ताकि जनता तक डायरेक्ट इंफॉर्मेशन न पहुंचे। कितने लोग हैं आरटीआई फाइल कर रहे हैं, आप लोगों ने कभी आरटीआई फाइल किया है? तो इससे ये पता चलता है कि ये ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होता है वैसे देखा है, पर फिर भी लोग को मजबूरी में इसको यूज करना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो इंफॉर्मेशन देने के लिए तैयार नहीं है। तो गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है उनको अकाउंटेबल यहां पर रहना पड़ता है। जो फूड ग्रेन यानी कि कहीं पर अगर खाने से रिलेटेड कोई सर्विस प्रोवाइड करा रही है, सोशल सिक्योरिटी के कोई बेनिफिट जा रहे हैं, जैसे कि माइग्रेंट वर्कर के लिए अगर कोई काम किया जा रहा है, तो इसके बारे में ये जानते हैं। तो आरटीआई जो है यहाँ पर एक तरीके से इफेक्टिव यूज अगर देखा जाए आप लोगों को, तो एक तरीके से सिटीजन के पास में अगर कोई करप्ट कोई ऑफिशियल है स्टेट गवर्नमेंट का या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसको रोकने की कोशिश की जाती है, कहीं ना कहीं करप्शन ना करें, यहाँ पर एक तरीके से पावर को गलत तरीके से यूज ना करें, तो आरटीआई यहाँ पर ये काम करता है। तो राइट टू इंफॉर्मेशन जो एक्ट है वो आप लोग बोल सकते हैं एक ऐसा टूल है इनके हाथ में जो काफी बड़ा रोल प्ले करता है।
अगर बात करें आरटीआई के बारे में तो वर्ष जो अगर आरटीआई के बारे में बात करें तो आज की डेट में यहां पर काफी लार्ज स्केल पर यहां पर इसका रेजिस्टेंस होता हुआ आप लोगों को नजर आता है, इसके ऊपर अटैक किया जाता है, जो खासकर क्योंकि गवर्नमेंट से अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा, और अगर गवर्नमेंट ढंग से काम नहीं कर रही है तो फिर गवर्नमेंट क्या सोचेगी कि इस ऑर्गेनाइजेशन का गला घोट दिया जाए। तो वही काम यहां पर की जा रही है। इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है सेंट्रल और स्टेट लेवल पर जो एजुकेटर हैं यहां पर वो एक तरीके से इंपावर होते हैं कि ताकि यहां पर एक तरीके से जो इंफॉर्मेशन जनता तक पहुंचा सके। पर लेकिन अभी एक्ट लाया गया यहां पर इस लेजिस्लेशन को एक तरीके से गलत करने के लिए, इस लेजिस्लेशन की पावर छीनने के लिए 2019 में अमेंडमेंट किया गया आरटीआई के अंदर में, और कई सारी जो पावर थी यहां पर उसकी छीनी गई। इसका जो टेन्योर था वो भी यहां पर एक तरीके से गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि एक तरीके से इनकी डिपेंडेंसी गवर्नमेंट के ऊपर बढ़ जाएगी। आप लोग ये सोचिए, अगर आप लोग किसी पोस्ट पर जाते हैं, आप लोग को पता है 5 साल से पहले आप लोग को वहां से हटा नहीं सकता है, तो आप लोग इंडिपेंडेंटली काम कर पाएंगे। पर अगर आप लोगों को पता है कि 5 साल के बाद में, 5 साल से पहले के 1 साल के अंदर अगर आप लोगों ने कुछ हरकत देखी, गवर्नमेंट आप लोगों को हटा देगी, तो क्या गवर्नमेंट के खिलाफ आप लोग जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो इसलिए यहां पर ये काफी बड़ी प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिली। हालांकि उसका अपोजिशन काफी हुआ, आप लोगों को देखने को मिला, मैंने भी उसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, पर लेकिन गवर्नमेंट ने नहीं सुनी क्योंकि गवर्नमेंट फुल मेजोरिटी के साथ में है, तो ये हरकतें यहां पर देखने को मिली। अब गवर्नमेंट जो है वो डिटरमाइन करेगी क्या सैलरी इनकी रहने वाली है। ऑल जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, तो इससे एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि ये बोल रही है गवर्नमेंट कि हमारे खिलाफ नहीं जाना वरना तुम्हारी खैर नहीं है, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो फंक्शनिंग है जो कमिश्नर की वो सीवियरली यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा अब इंपैक्टेड देखने को मिलेगी, क्योंकि टाइम टू टाइम में यहां पर इनकी अपॉइंटमेंट भी नहीं की जाती है, पोस्ट खाली पड़ी रहती है। और सबसे खतरनाक चीज तो मुझे यहां पर देखने को मिली, जो वैकेंसी है इंफॉर्मेशन कमिश्नर की, ठीक है, वो लार्ज स्केल पर आप लोग खाली देखने को मिलती है, और बहुत सारे केस पड़े हुए हैं दुनिया भर के जिनको अभी यहां पर जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। इनके कहने का मतलब यहां पर ये, अगर कोई काम करने वाला नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा। मान लीजिए आज के डेट में मैं आप लोगों को बोलूं कि जैसे कि मुझे लेक्चर बनाना है, ठीक है, तो लेक्चर बनाना है तो लेक्चर में देरी हो रही है, यानी कि आज लेक्चर नहीं आ रहा है, कल लेक्चर आएगा। रीजन क्या है? रीजन ये कि पर्टिकुलर यहां पर वैकेंसी खाली है, कोई पर्टिकुलर बंदा पीपीटी बनाने वाला हो, कोई पर्टिकुलर बंदा एनिमेशन करने वाला हो, इसी के साथ में कोई पर्टिकुलर बंदा जो है एक तरीके से कैमरे वगैरह को हैंडल करे, अगर लाइव वीडियो बनाए जाए, ठीक है, तो एक पूरा अगर ये बंदे खाली है तो इसका मतलब ये है कि पीपीटी में खुद ही बना रहा हूं, ठीक है, वीडियो को रिकॉर्डिंग में खुद ही कर रहा हूं, अपलोड भी खुद ही कर रहा हूं, इसके जो टाइटल वगैरह है, थंबनेल वगैरह वो भी मैं सारे खुद ही सेट कर रहा हूं, टेलीग्राम पर पीपीटी अपलोड कर रहा हूं, इसी के साथ में फेसबुक पर जो ग्रुप है वो भी वहां पर क्वेश्चन डालना, फिर आप लोग क्वेश्चन अप्रूव करना, तो मैक्सिमम काम ये सारे खुद के द्वारा किए जा रहे हैं। तो इसका मतलब यहां पर ये देखने को मिल रहा है कि कई सारे लोगों को काम दिया जा सकता है, ठीक है, तो जिससे कई सारे लोगों को काम दिया जाएगा तो बर्डन कम हो जाएगा, तो आराम से वो काम कर पाएंगे। पर लेकिन कंडीशन क्या बन रही है यहां पर, अगर मैं बोलूं कि ये पोस्ट खाली पड़ी नहीं है, बस कोई काम ही नहीं करना है, तो इसका मतलब क्या होगा, वीडियो भी आप लोगों के सामने निकल कर नहीं आएगी। तो वीडियो नहीं आएगी तो फिर सारी पढ़ाई हमारी रुक जाएगी। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि जरूरी है कि पोस्ट जो है वो भरी जाए, ताकि जो केस पेंडिंग पड़े हुए हैं वो केस वहां तक पहुंचाए जा सके, ठीक है। तो कहने का मतलब यहां पर ये था, उसको मत सोचना वो काम मैं कर ले रहा हूं जैसे तैसे करके। हाँ, ये है कि मैनेज थोड़ा सा टफ पड़ जाता है तो उसको किया जाता है आराम से, ठीक है। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। देखिए, कई सारे बच्चे मुझे मेल करते हैं जब भी यहां पर कोई ऐसी चीज निकल कर आती है कि सर मैं आपके साथ में काम कर लूंगा। तो देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर ये निकल के आती है, देखिए अगर आप लोग काम करेंगे तो आप लोग काम करेंगे तो कुछ ना कुछ एक तरीके से रेवेन्यू आप लोगों को भी चाहिए, कि मतलब आप लोग काम करें तो कम से कम 10, 15, 20 हजार रुपए, ताकि आप लोग खर्चा निकलता रहे, ठीक है। तो वो खर्चा निकालने के लिए अगर मान लीजिए 5 बंदे भी मैं अपने नीचे रखता हूं, ठीक है, तो पेड तो मैं यहां पर कुछ बेच नहीं रहा हूं कि पेड कोई सामान मैंने कर रखा है यहां पर, जिसके चलते वो सारी चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती है, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से रुक जाती हैं आकर इसी की वजह से, क्योंकि रीजन ये रहता है कि फिर सबके लिए यहां पर कम से कम सैलरी अगर देनी है तो मेरे हिसाब से कम इतनी सैलरी सामने वाले को देनी चाहिए, ताकि उसकी जो जिंदगी है वो थोड़ी सी नॉर्मल चलती रहे। ये तो नहीं कि लाखों में सैलरी दी जाए, पर इतनी तो कम से कम दी जानी चाहिए कि ताकि उसकी जिंदगी आसानी से चलती रहे। तो वो चीजें तभी पॉसिबल हो पाएंगी तब अगर कोई चीजें ऐसी हो कि मेरे पास में बहुत सारा रेवेन्यू हो। तो इसलिए कई सारे बच्चे बोलते हैं, एक बच्चे ने बोला सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं यूपीएससी के लिए मेंस भी लिख चुका हूं, सर क्या मैं आपके साथ में काम कर सकता हूं। देखिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस तरीके से काम कर सकते हो, पर लेकिन कंस्ट्रेंट फिर वही आ जाती है कि मतलब कि एक तरीके से एक कॉन्टिन्यूअस, अगर मैंने किसी को काम दिया तो फिर कॉन्टिन्यूअस सैलरी उसके पास में आनी चाहिए, ठीक है। उसके हालांकि मुझे पता है उससे मुझे बहुत फायदा मिलेगा, पर कि मुझे एक तरीके से एक हैंड मिल जाएगा काम करने के लिए, पर लेकिन फिर उसके लिए अगर रेगुलर, अगर मान लीजिए कई बार ऐसा होता है जैसे यूट्यूब की जो अर्निंग आती है वो काफी डाउन हो जाती है, ठीक है, वो एक तरीके से पैरेलल नहीं रहती है, बहुत नीचे चली जाती है। और जैसे जैसे पहले अगर बात करें 2017 से और आज की डेट में अगर बात करें, वो जो है वो काफी ज्यादा डाउन यहां पर हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप लोग इसको इस तरीके से सोचते हैं, एक बच्चे ने बोला कि सर आप रिप्लाई नहीं करते हो,
वो एक बंदा है, 1 साल से लगभग 1.5 साल से मेल किया जा रहा है मुझे कि मुझे आपके साथ में काम करना है। तो यार देखो, काम करने के लिए एक प्रॉपर माहौल होना चाहिए। मेरे पास में कोई ऐसा भी नहीं है, मेरे पास में ऑफिस है, मैं आप लोगों को वहां पे बोलूँ आ जाओ काम कर लो। तो इसलिए ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं एक लिमिटेड वे में चला रहा हूं मैं, क्योंकि मैं अकेला इंसान हूं यहाँ पर। अगर फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर उसी तरीके से रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। कोई ऑफिस आ गया, उसका किराया जाएगा, बिजली का बिल जाएगा, वहां पर कोई बंदे काम करेंगे, एक टाइपिस्ट होगा, बहुत सारे सिस्टम वहां पर रखने पड़ेंगे। तो फिर वो एक अलग लेवल का काम हो जाता है, उसके लिए फिर अच्छा खासा रिवेन्यू चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर वो चीजें अलग हैं। अगर फ्यूचर में देखूंगा अगर उसके ऊपर कोई काम करना हुआ, पर लेकिन फिर वो एक एक समझ लेना कैसा सिस्टम क्रिएट हो जाता है, तो वहां पे फिर ऐसे इंडिपेंडेंटली काम नहीं चलता है। तो इसीलिए मैं यहां पर कोशिश इतने दिनों से यही कर रहा हूं कि जहां तक मेरे से हो सके मैं अकेला ही काम को करता रहूं, ताकि कोई मुझे ऐसी चीज नहीं करनी पड़े जिससे कि फिर मुझे लगे कि मेरे से ये काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वो एक बेसिक कंडीशन रहती है। वरना फिर क्या रहता है, फिर वही चीजें रहती है कि मिनिमम कोई रिक्वायरमेंट उसके लिए रखी जाए कि हाँ इस तरीके से इसको आगे लेकर चलते हैं। क्योंकि अगर 4 बंदे भी हो गए, मिनिमम 4 से 5 बंदों की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो अगर उनको 15-15 हजार भी ले जाते हैं तो लगभग 70-80 हजार रुपए की जरूरत पड़ेगी। अगर किराए की बात करें तो वो सारी चीजें आप लोग देखते हैं। तो फिर वो एक बंदे के ये अगर यूट्यूब की अर्निंग से मैं सोचूं वो सारा काम कर सकता हूं, तो वो सीधे पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो इसीलिए बहुत बड़ा रीजन है कि ये चीजें जो हैं वो इसी वे में चल रही हैं, उस दिन से चल रही हैं। और जितना मेरे से हो पाता है मैं अकेला ही इस काम को करता हूं। अगर कोई बड़ी स्केल पर कोई काम करना कभी स्टार्ट करूंगा तो फिर उसका एक अलग ही फ्रेमवर्क निकलकर सामने आएगा, जो कि कहीं ना कहीं आप लोगों को एक ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाएगी जो कि अगर कभी किया जाएगा तो जो कि एक अफोर्डेबल एजुकेशन हो सके। कहने का मतलब क्या यहाँ पर, कहने का मतलब यहाँ पर ये कि फिर कम से कम ऐसा कुछ किया जाए, मान लीजिए कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है तो आज के डेट में आप लोगों से 1.5 लाख रुपए लिए जा रहे हैं। ठीक है, अगर कोई ऐसा कोई काम निकल कर आए कि आप लोगों से 10-12 हजार रुपए में काम पूरा निकल जाए, पूरी आपकी कोचिंग कंप्लीट हो जाए, तो इस तरीके से कोई अगर पैटर्न बनकर आए, क्योंकि वहां पर फिर टीचर भी लगेंगे, कई सारे टेस्ट सीरीज वगैरह भी लॉन्च की जाए, फिर तो बहुत बड़ा काम हो जाता है यार। फिर वो उस तरीके से कई सारे बच्चे हुए। एक और सरप्राइजिंग एक बात है, मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ दिनों पहले कई सारे ऐसे एक दो ऐसे ऑफिसर थे जिनका सिलेक्शन हुआ अभी रिसेंटली, उनके द्वारा मेरे से कॉन्टैक्ट किया गया कि सर आप टेस्ट सीरीज वगैरह क्यों लॉन्च नहीं करते हैं, कोर्स वगैरह थोड़ा लॉन्च कर दीजिए, मतलब कि कम से कम अफोर्डेबल रेंज में अगर बच्चों को मिल जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे सजेशन मेरे पास में आते रहते हैं, कई सारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन है वो भी कॉन्टैक्ट करते रहते हैं। पर लेकिन अगर मुझे कभी कुछ ऐसा करना हो तो उसको उस तरीके से किया जाएगा ताकि सामने वाला बच्चा जो है वो कम से कम उसको पे कर सके वहां पर उस लेवल पर आकर, ताकि उसका खर्चा निकलता रहे। जो पूरा सिस्टम चल रहा है, यानी कि गाड़ी अगर चलानी है तो वहां पर पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी, डीजल की जरूरत पड़ेगी, तो वहां पर पैसे कमाने का पर्पज नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, जो कि आज तक मैंने नहीं किया है। आप लोगों को पता है कि 2016 से मैं यहां पर लेक्चर बना रहा हूं, ठीक है, पर लेकिन कभी भी आप लोगों से किसी भी तरीके से एक सिंगल रुपी भी नहीं ली है। तो बेसिकली वो चीजें मुझे खुद को सेटिस्फाई नहीं करती हैं। पर लेकिन फिर जैसे जैसे आप लोग बोलते हैं, इससे कई सारे बच्चे बोलते हैं सर ये लेक्चर बना दो, वो लेक्चर बना दो, सर ये कर दो, वो कर दो, आंसर राइटिंग के लिए सर वेबसाइट बना दो। तो ये सारी चीजें यार, फिर समझ रहे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, वो सारी चीजें फिर अकेले बंदे के बस की बात नहीं होती है वो, तो वो एक अलग लेवल का गेम हो जाता है। फिर ये बातें मुझे कई दिनों से करनी थी। कई सारे बच्चे अभी भी मुझे मेल कर रहे हैं, प्रीलिम्स देकर रहे हैं, सर पहले मेंस लिखा था, प्लीज कुछ काम दे दो। तो यार वो फिर समझ रहे हो आप लोग, मतलब मुझे पढ़कर बुरा लगता है कि मैं कुछ कर नहीं पाता हूं, पर लेकिन फिर वो भी है कि मेरी भी सब कुछ लिमिटेशंस है। तो ये सारी चीजें भी थोड़ा समझा करो, ठीक है। देखते हैं अगर फ्यूचर में कुछ ऐसा कोई प्लान बनता है, मुझे कोई ऐसा इंसान कांटेक्ट करता है जो मुझे लगता है कि मेरी सोच का बंदा है, पैसे के पीछे नहीं है, वो बस एक तरीके से ये चाह रहा है कि सिस्टम चलता रहे और जनता को एक अच्छी एजुकेशन मिलती रहे। अगर कोई ऐसा अच्छे लेवल के बंदे मेरे साथ कोई कांटेक्ट करते हैं तो उसको फ्यूचर में मैं सोचूंगा उसके बारे में कि कुछ कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, ठीक है। अभी फिलहाल ऐसा कोई भी मेरे माइंड में कोई भी ऐसा प्लान नहीं है, ठीक है। देखते हैं आगे अगर कुछ ऐसा कुछ होता है, क्योंकि कई सारे बच्चे भी बोल रहे थे कि सर ऐसा कीजिए कि डेडिकेटेड क्लास चलाइए, जिससे पॉलिटी आपने कराई है। तो जब मैंने पॉलिटी पढ़ाई थी उस टाइम पर मैं पैरेलल में कोई लेक्चर नहीं लेता और वीकेंड में एक आधा लेक्चर पॉलिटी का आया करता था। वो पॉलिटी कंप्लीट करने में 1 साल से भी ज्यादा मुझे लगा था, तो तब वो लेक्चर आप लोगों को देखने को मिल रहे थे। तो फिर ऐसा होना चाहिए कि मेरे पास में कोई पीपीटी बनाने वाला बंदा हो जो कि मुझे जो कि लेक्चर की पीपीटी बना के दे दे और डायरेक्ट मैं आप लोग करंट अफेयर की भी पीपीटी बना के दे दे, तो उसके चलते मैं आप लोगों के लेक्चर अपलोड करता रहूं। तो वो फिर पूरे एक सिस्टम के थ्रू काम होती है। एक ऑफिस होना चाहिए जहां पर आके लोग बैठे, तो वो चीजें आप लोग समझ सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। फालतू की बातें बहुत ज्यादा होगी, चलिए अब आगे चलते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मत पूछा करो, इमोशनल कर देते हो आप लोग कई बार। आइए अब आगे चलता हूं। यहां पर जो बात की जा रही है कि नोट ए सिंगल कमिश्नर देखने को मिलता है यहां पर, जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उसके अंदर में अगर कई बार हम लोग बात करते हैं, और जब कोर्ट में जाकर लोग बोलते हैं कि भैया ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर तक भी यहां पर नहीं है, तब यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा सा जागती है और वो काम करने स्टार्ट कर देती है। तो 11 में से 6 पोस्ट अभी यहां पर अगर देखा जाए तो ये क्या किया गया, अभी सुप्रीम कोर्ट ने जब यहां पर ऑर्डर दिया तब जाकर इनके ऊपर एक्शन लिया गया और चीफ की पोस्ट अब तक खाली पड़ी हुई है। यानी कि अगर बात करें जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, जो कि हेड होते हैं यहां पर,
5th टाइम है लास्ट 6 ईयर में जो पोस्ट खाली रहती है। और कई सारे राज्य ऐसा काम कर रहे हैं, सिमिलर स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको यहां पर अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उनको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, और इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी तो जनता उनसे सवाल पूछेगी कि ऐसा क्यों कर रहे हो। तो 8 राज्य ऐसे हैं आज के दिन में जो फंक्शन कर रहे हैं विदाउट चीफ, यानी कि उनके वहां पर कोई चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है नहीं। और त्रिपुरा और झारखंड तो ऐसा है जहां पर सारी पोस्ट खाली पड़ी हुई, इवन सिंगल कमिश्नर भी कोई नहीं है। और ये उस चीज के बारे में बात की जा रही है कि जहां पर राइट टू क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं कि डेमोक्रेसी हम लोग बोलते हैं, तो डेमोक्रेसी के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग यहां पर इसको समझ सकते हैं। तो काफी बड़ा एक अलग तरीके का माहौल यहां पर क्रिएट होता है इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए। तो हल्का सा आइडियाज के बारे में आप लोग रख सकते हैं। ओके, आइए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल जो यहां पर बात कर रहा है, ये बात कर रहा है क्वाड के बारे में। क्वाड क्या है? क्वाड यहां पर 4 मेंबर का ग्रुप है जिसमें 4 लाइन देखने को मिलते हैं ना। क्वाड आप लोगों ने पढ़ी होगी आकृतियां, ठीक है, कि यहां पर ये त्रिभुज होता है, चतुर्भुज होता है। चतुर्भुज आप लोग नॉर्मली इसको बोल सकते हैं हिंदी में। तो यहां पर ये हो गया आप लोगों के सामने इंडिया, ये हो गया यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो ये 4 कंट्री मिलकर यहां पर क्वाड बनाती हैं। तो पहले क्वाड के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, क्वाड है क्या। क्वाड जो है यहां पर ये सिक्योरिटी डायलॉग है जिसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ये क्वाड जो है ये यहां पर एक तरीका इनफॉर्मल स्ट्रेटजिक डायलॉग है, यानी कि अब तक फॉर्मल जामा नहीं पहनाया गया। ऐसे नहीं कहीं घूमने जा रहे हैं तो आप लोग इनफॉर्मल चले जाते हैं, टी शर्ट पहन का, पर लेकिन इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो प्रॉपर वे में आप लोग शर्ट टाई वगैरह, ये ब्लेजर वगैरह सब चीजें अपना प्रॉपर फिट होकर आप लोग जाएंगे, तो वो फॉर्मल ड्रेस होती है। तो इनफॉर्मल का मतलब है चलो यार मिल लेते हैं, बातें कर लेते हैं, देखते हैं आगे फ्यूचर में कुछ होता है नहीं होता है। तो इनफॉर्मल स्ट्रेटजिक डायलॉग की बात की जा रही है जो कि मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आगे लेकर चलने की बात की जा रही है इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। सबसे पहले यहां पर इसके बारे में बात की गई थी 2007 में। शिंजो एबे जो कि जापान के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, अभी बीमारी की वजह से उन्होंने अपनी पोस्ट छोड़ दी है क्योंकि उनको काफी खतरनाक बीमारी हो गई। तो इनके द्वारा बात की गई थी फ्री, ओपन और प्रोस्पेरस जो इंडो पैसिफिक रीजन है। इंडो पैसिफिक रीजन कौन सा होता है? ये पर्टिकुलर रीजन जहां पर इंडियन ओशन के बारे में बात करते हैं और पैसिफिक ओशन के बारे में बात करते हैं। तो इसको आगे लेकर कैसे चलना है इसके बारे में यहां पर बात की जाती थी। तो यहां पर उस टाइम पर प्रॉब्लम ये हुई, ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया इसका पार्ट बनने से, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि चाइना इससे गुस्सा हो जाएगा, और चाइना के साथ में उनके रिलेशन काफी अच्छे थे। तो यहां पर 2012 में शिंजो एबे ने फिर से बोला कि एक डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड बनाते हैं जिसमें फिर से सारी कंट्री, चारों की चारों कंट्री साथ में, और इन्होंने इंडियन ओशन और वेस्टर्न पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करने की बात की गई। 2017 में जाकर यहां पर जो यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान के द्वारा इसको एक शेप देने की कोशिश की गई जो लंबे समय तक पेंडिंग पड़ा हुआ था इंडो पैसिफिक फ्री ओशन के लिए, खासकर चाइना का जो इन्फ्लुएंस रहता है उसको कम करने के लिए। तो 2007 से 2017 में जाकर काम हुआ, यानी कि 10 साल लग गए यहां पर क्वाड को पिक्चर में आते आते। पर अभी यहां पर बोला जा रहा है राइटर के द्वारा, वो इसको डिफरेंट तरीके से देख रहे हैं। नॉर्मली इसको माना जा रहा है कि टैकल करना है चाइना को, पर लेकिन अभी अगर आप लोग देखिए तो चाइना का दोगलापन आप लोगों को देखने को मिलता है, खासकर मिलिट्री के चलते। बोलता है कुछ और करता है कुछ। अभी इंडिया और चाइना के बीच में, खासकर अगर बात करें जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में, लद्दाख वाले रीजन में काफी प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिली। तो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान, यूएसए जो है वो सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि चाइना क्या कर रहा है। चाइना इंडिया के साथ में हरकतें कर रहे हैं, खासकर इस पर्टिकुलर रीजन में। इसी के साथ में चाइना जो साउथ चाइना सी है उसमें जाकर अपनी हरकतें करता है उल्टी सीधी। तो आज की डेट में अगर यहां पर चाइना का दबदबा रोकना है तो कोई ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो चाइना को टैकल कर सके। तो जापान, यूएसए, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर बोला कि चाइना की बुरी हरकतों को रोका जाएगा, तो ये साथ में मिलकर आगे। पर लेकिन जो राइटर हैं वो बोल रहे हैं कि पास्ट में कभी कोई ऐसा अलायंस बना नहीं है जैसा ये बनने जा रहे हैं। तो कितने हद तक ये काम करने वाला है वो देखने को मिलेगा आगे। टोक्यो, जापान में अभी अक्टूबर 6 को इसकी मीटिंग देखने को मिली, जिसके चलते इसको आगे लेकर चलने की बात की जा रही है। और यूएसए के जो लीडर हैं उनके द्वारा तो खुलकर बोल दिया गया है कि चाइना को टैकल करने के लिए है। तो इंडिया अगर खुलकर ऐसी बातें बोलेगा तो ये सही नहीं है, क्योंकि हमारी कंट्री के साथ में चाइना बॉर्डर शेयर करता है, तो हम लोग को थोड़ा संभल कर चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडो पैसिफिक सिस्टम के बारे में। तो इंडो पैसिफिक सिस्टम जो है यहाँ पर अगर आप लोग इसको देखें, यहाँ पर जो रीजन आप लोगों को दिख रहे हैं इसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर कई सारी बातें बोली गई हैं कि पहले यहाँ पर 4 पॉइंट आप लोगों के सामने निकल करेंगे। पहले पॉइंट में ये बोला गया है कि कभी भी ऐसा नहीं देखने को मिला है जिस तरीके से कि एशिया इस तरीके से डिवाइड हुआ। नॉर्मली इंडियन ओशन और ईस्टर्न एशियन तो आप लोग बोलते हैं नॉर्मली, कई बार सब रीजनल बैलेंस बनाए रखते हैं फिर भी इसमें, पर लेकिन एशिया ही डिवाइड हो गया कि चाइना अलग हो गया और इंडिया अलग हो गया और एक दूसरे को टैकल करने के लिए चल रहे हैं। तो ये कभी नहीं हुआ। ब्रिटिश एम्पायर में अगर आप लोग बात करें तो इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर यहां पर अगर बात करें आज के में जो यूएसए है, ठीक है, तो यूएसए की पावर यहां पर डिक्लाइन हो रही है, तो चाइना अपना दबदबा दिखा रहा है। तो उसके चलते ये ऐसा बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर लेकिन ये कितने लंबे समय तक चलेगा इसके बारे में सोचना पड़ेगा। सेकंड बात ये, इंडो पैसिफिक रीजन में कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस पहले नहीं रहा जहां पे पीस, प्रोस्पेरिटी और स्टेबिलिटी के बारे में
कोई इस तरीके से चाइना को टैकल करने के लिए कोई ऐसा ग्रुप बनाया गया हो, ठीक है। तो आसियान सेंट्रिक जो मल्टीलेटरलिज्म है वो तो हालांकि बनाया गया, पर लेकिन उसका एक अलग था। आसियान कंट्री मिली, 10 कंट्री सामने आए निकलकर, और उन्होंने अपनी इकोनॉमी को एक सही डायरेक्शन देने के लिए एक इस तरीके का पैटर्न बनाने की कोशिश की। पर लेकिन वहां पर भी आप लोग उसको नहीं बोल सकते इस तरीके से कि आसियान कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होकर एक तरीके से चाइना के खिलाफ में आकर खड़ा हो जाएगा। वो उनका एक अलग ग्रुप है, वो अलग तरीके से चीजों को लेकर चलना चाहते हैं। इंडिया और जापान ने पास्ट में भी कभी चाइना को टैकल करने की कोशिश नहीं की है, एक तरीके से कभी भी बैलेंस करने की कोशिश नहीं की है इंडिया और जापान ने भी, अगर हिस्ट्री आप लोग उठाकर देखोगे तो। इस तरीके से ये एक नया पैटर्न सामने निकल कर आ रहा है, जो यहां पर अभी ये एक अलायंस बन रही है यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तीसरे नंबर पर, कम्युनिकेशन के चलते अगर आप लोग बात करें, कनेक्टिविटी के चलते बात करें, तो चाइना का काफी बड़ा रोल रहता है। रिसोर्स फ्लो में भी चाइना काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं इंडियन ओशन के अंदर में। तो इंडिया किस तरीके से यहां पर चाइना को टैकल करने की कोशिश कर रहा है क्वाड के थ्रू, तो ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि इंडिया कहां पर जाकर क्या एक प्लान लेकर चल रहा है। तो माइंड में क्लैरिटी रखकर यहां पर थोड़ी चलनी पड़ेगी, क्योंकि ये काफी ज्यादा जरूरी है चाइना को टैकल करने, और भी एक ऐसी कंट्री को टैकल करना है जो यूएसए को टैकल करने के लिए तैयार है। तो अदर क्वाड मेंबर जो हैं उनके कोई ऐसा डिजायर भी नहीं है कि वो चाइना के साथ में अपनी बिगाड़ेगी, क्योंकि ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यूएसए का काफी बड़ा ट्रेड है चाइना के साथ में, जापान का दुनिया भर का ट्रेड है चाइना के साथ में, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी काफी अच्छे रिलेशन है। तो ये सारों कंट्री मिलकर अगर साथ में आ रही हैं तो कहीं ना कहीं ये ऐसा नहीं है कि कल को इंडिया के साथ में लड़ाई होती है चाइना की तो हमारे साथ में खड़े होंगे। तो ये थोड़ा सा मुश्किल आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, क्योंकि उनके जिस तरीके के रिलेशन है चाइना के साथ में। चाइना की जो एम्बिशन है फाइनली आप लोग उसको देख ही सकते हैं कि इंडियन ओशन में जो घुसना चाहता है कंप्लीटली अपने हिसाब से उसको लेकर चलना चाहते हैं। तो क्वाड पार्टनर जो है अपने एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट कर सकते हैं एक तरीके से चाइना को रोकने के लिए, पर लेकिन इस तरीके से नहीं कि चाइना को एक तरीके से टैकल करने पर आ जाए, चाइना के साथ में काम नहीं करेंगे। 2018 में कुछ ऐसी बातें बोली गई जो यहां पर संग्रीला डायलॉग हुआ सिंगापुर के अंदर में हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा कि हम लोग मिलकर काम करेंगे सबके साथ में, पर लेकिन कभी भी किसी को ऐसा नहीं कि कंटेनमेंट यानी कि किसी को ऐसे अलायंस को हम लोग ज्वाइन करेंगे कि एक दूसरे को रोकना है हम लोगों को कुछ करने से। तो उस जो प्रिंसिपल है उसके खिलाफ भी जाकर यहां पर ये चीजें देखने को मिलती है। तो इस तरीके से अगर आप लोग समझिए तो अपोज करना चाहिए कॉन्फ्लिक्ट का, और एक शांति वाला रीजन बनाकर रखना चाहिए। क्वाड की ये प्रायोरिटी होनी चाहिए और इंडिया की भी, ना कि टैकल करना और लड़ाई करना, ऐसा कोई यहां पर मुद्दा होना चाहिए। तो ये बेसिकली समझाने की यहां पर कोशिश की जा रही है। पर लेकिन चाइना की जैसी हरकतें आज के दिन में अगर आप लोग देखें तो ये ग्रुप काफी ज्यादा जरूरी है चाइना को टैकल करने के लिए, वरना चाइना की बदतमीजी रुकने वाली नहीं है। नेक्स्ट ये छोटी सी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में कई बार पूछी जा सकती है। इंडियन इकोनॉमी जो है बोला गया कि कॉन्ट्रैक्ट करेगी इस फिस्कल ईयर के लिए 10.3 नेगेटिव में पहुंचेगी, पर लेकिन आने वाले टाइम में बाउंस बैक भी करेगी, यहां पर 8.8 के तरीके से यहां पर बढ़ती हुई नजर आएगी। इनके 2020 में क्या क्या रहने वाली है इकोनॉमी, तो इंडिया की रहने वाली है -10, ब्राजील -5, रसिया -4, चाइना यहां पर ये पॉजिटिव में रहने वाली है 1.9, साउथ अफ्रीका -8, और वर्ल्ड की जो रहने वाली है -4.4 जाने वाली है। पर लेकिन अगर 2021 में हम लोग बात करें तो इंडिया की जाने वाली है 8.8, इसी के साथ में ब्राजील 2.8, रसिया 2.8, चाइना 8.2, यानी कि चाइना पीछे रह जाएगा 2021 में, ऐसा बोल रहे हैं यहां पर IMF, ठीक है। अगर बात करें साउथ अफ्रीका 3 और वर्ल्ड की रहने वाली है 5.2, ठीक है। तो ये जो ग्रोथ है इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। बाकी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पर जो बात की जा रही है राफेल नडाल के बारे में, राफेल नडाल जो है यहां पर ग्रैंड स्लैम के एक तरीके से खासकर अगर बात करें फ्रेंच ओपन के बादशाह माने जाते हैं। तो इनके द्वारा यहां पर अभी जो है 20वां टाइटल इनके द्वारा जीता गया, जो कि अभी यहां पर इनके द्वारा किसको हराया गया। अच्छा, कल ही मैंने आप लोगों को बताया था, तो आप लोगों को बताना है ये इसके बारे में, और उसी के बारे में बेसिकली बात की जा रही है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अगर आप लोग देखा जाए, बस हल्का सा ये याद रखिएगा कि हाँ इस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के द्वारा अभी ये टाइटल जीता गया है। तो वीडियो के एंड में आप लोगों से एक क्वेश्चन भी है जिसका आंसर आप लोगों को देना है। देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। हम लोगों ने ये सारी चीजें देखी, इसी के साथ में एक ओवरव्यू देखा, ये कार्टून है जिसके बारे में आप लोगों को अटेंड करना है, ये देखा हम लोगों ने कुछ डेटा पॉइंट, इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर बात की ये पर्टिकुलर अपनी कंट्री की इकोनॉमी के बारे में। नेक्स्ट हम लोगों के सामने एक क्वेश्चन था जिसका आंसर आप लोगों को देना है, तो डिटेल में समझा कई सारे रीजन के बारे में, कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, और जो जो भी आप लोगों को बातें बताई है वो रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर इस तरीके से आर्टिकल देखा, यहाँ पर आरटीआई के बारे में डिटेल में समझा, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के सामने जो कि काफी इंपोर्टेंट था, इसके बारे में आइडिया रखेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है, ठीक है। इसी के साथ में हम लोगों ने क्वाड जो ग्रुप मेंबर है उसके बारे में जाना, क्या क्या कंडीशन चल रही है और किस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर बन रही है, तो काफी डिटेल में हम लोगों ने ये आर्टिकल भी समझा, ठीक है। अभी आप लोग का आर्टिकल बच गया है, उसको हम लोग सैटरडे संडे में देख लेंगे, क्योंकि वो आर्टिकल में मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो ये ज्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी फिर, ठीक है।
तो लेक्चर को इतने रखते हैं, क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इसको अटेम्प्ट कीजिए। बात की जा रही है फ्लोरेस सी के बारे में। बोला जा रहा है कि ये यहाँ पर लगभग 2,40,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है इंडोनेशिया के अंदर में। इसी के साथ में ये बाउंड है नॉर्थ साइड में अगर जाएंगे तो सेलेबीज जो यहाँ पर आइलैंड है उससे। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में 1, बी में 2, सी में बोथ, डी में नाइदर 1 नो 2। सही आंसर क्या है? ABCFD। सही आंसर यहाँ पर सी, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ठीक है, तो ये एरिया यहाँ पर सही है। इसी के साथ में नॉर्थ में यहाँ पर ये सुनंदा आइलैंड आप लोगों को देखने, सुनंदा आइलैंड ऑफ फ्लोरेस, और इसी के साथ में यहाँ पर संभावा, तो ये पर्टिकुलर एरिया। बाकी अगर बात करें फ्लोरेस सी के बारे में तो बाली सी देखने को मिलेगा वेस्ट में, जावा सी देखने को मिलेगा नॉर्थ वेस्ट में, और यहाँ पर बांदा सी देखने को मिलेगा ईस्टर्न और नॉर्थन ईस्टर्न में। एग्जैक्ट लोकेशन अगर आप लोगों को दिखा दूं तो यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं एग्जैक्ट लोकेशन। ठीक है, तो ये है यहाँ पर जिसके बारे में बात की जा रही है। अपनी कंट्री कंपेयर में अगर आप लोग इसको देखना चाहते हैं तो अपनी प्यारी कंट्री यहाँ गई, तो इंडोनेशिया का जो आप लोगों को रीजन देखने को मिलेगा यहाँ पर जिसके बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। आंसर काफी अच्छे से आप लोग लिख रहे हैं, दिल खुश कर देते हैं। और अगर यहां तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया है तो फीडबैक देकर जरूर जाना, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कीजिएगा, और शेयर भी नहीं करना है, और कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्यों पसंद नहीं आई है ताकि उसको इंप्रूव किया जा सके। सारी यहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, इकट्ठे मिल जाती हैं, और मेरे साथ ट्विटर और यहां पर भी आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।